हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी अकेडमी पर। जैसा कि हम लोग हिंदी साहित्य आदिकाल के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कर रहे थे, जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में आदिकाल के प्रश्नों के विस्तृत व्याख्या के साथ इनका अध्ययन किया है, प्रश्नों की प्रकृति को समझने का प्रयास किया है और बहुत ही बेहतर तरीके से इनकी व्याख्या को देखा है। उसी क्रम में आज हम लोग फिर से अगले जो इस सेशन में, इस सीरीज़ में आज हम लोग प्रश्न संख्या 76 से शुरुआत करेंगे, जो कि आदिकाल यानी कि हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड आदिकाल पर आधारित रहेंगे। तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, खासकर यूपी टीजीटी, पीजीटी और अन्य सभी परीक्षाएं जहां पर आपसे हिंदी साहित्य पूछा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस सेशन की। और आज का अपना जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 76। इससे पहले हम लोग 75 प्रश्नों को कर चुके हैं। जिन भाई बहनों ने वो सीरीज नहीं देखी है, पिछले वीडियोस नहीं देखे, वो आप लोग वहां पर जाकर देख लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर डिफाइन किया है और आप लोगों को यकीनन फायदा मिलेगा। तो आज इस प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, इस पंक्ति के लेखक। तो इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? क्या अमीर खुसरो जी हैं, क्या विद्यापति जी हैं, जायसी जी हैं, या फिर कुतुबन हैं? तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हो जाएंगे, क्या बताएंगे आप लोग? तो क्या बताएंगे? बताइएगा कि अमीर खुसरो। विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इन पंक्तियों के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये ऐसा इन्होंने कहा है। तो इनको जो है कुछ उपाधियां मिली हैं, जैसे इन्हें क्या कहा जाता है? तूती ए हिंद, तूतीय हिंद कहा जाता है, इनकी ये उपाधि है। इसी को तोता ए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरे इनको किस नाम से जानते हैं या किस उपाधि के साथ? तो तुर्क ए अल्लाह, तुर्क ए अल्लाह इन्हें कहा जाता है। ठीक है। किसे? तो बताएंगे अमीर खुसरो को तुर्क ए अल्लाह भी इन्हें कहा जाता है। तो ये इनकी उपाधियां हैं, इनको विशेष रूप से याद रखिएगा, बहुत ही पूछा जाता है। अगर इनके जन्म की बात करें, अगर इनका आपसे जन्म पूछ लिया जाए, तो जन्म पूछा जाए तो क्या बताओगे? 1200, 1255, कहीं कहीं 53 भी मिल जाएगा आपको। तो 55 है तो 55 लगाइएगा, नहीं है तो फिर आप 53 लगाएंगे। गांव का नाम अगर पूछे तो क्या बताओगे? पटियाली, पटियाली। कहाँ पड़ता है? तो बताएंगे जिला एटा। कहाँ? एटा। और एटा कहाँ है? तो बताएंगे यूपी में। एटा यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। इनके अगर आपसे गुरु का नाम पूछ लिया जाए, गुरु का नाम पूछ लिया जाए, ये भी पूछा जाता है, तो क्या बताओगे? निजामुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम है इनके गुरु का? तो निजामुद्दीन औलिया, जो कि एक सूफी संत थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें, प्रमुख रचनाएं, तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी होंगी? तो देखें, रचनाएं में देख लीजिए, तो क्या क्या बताओगे? बहुत महत्वपूर्ण रचना है खालिक बारी। क्या है? खालिक बारी है। फिर नजरान ए हिंदी, नजरान ए हिंदी नहीं, नजरान ए हिंद है। ठीक है, नजरान ए हिंद हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने क्या लिखा है बताओगे? पहेलियां, पहेलियां भी इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, पहेलिया हो गया, मुकरिया हो गया। अन्य महत्वपूर्ण रचना की बात करें तो नूह सिपहर है, नूह सिपहर है। हालात ए कन्हैया है, हालात ए कन्हैया। ठीक है, हालात ए कन्हैया, दो सुखने, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेहतर प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, आदिकाल में अमीर खुसरो से बहुत ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं। आप लोग जरूर जो है इनको देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 77।
अभिनव जयदेव किस कवि का उपनाम है? अभिनव जयदेव किस कवि का उपनाम है, किसे कहा जाता है, ये आप बताइए। तो क्या बताएंगे कि अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? क्या अमीर खुसरो को कहा जाता है, क्या जयदेव को कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है, या फिर चंद्र बरदाई को कहा जाता है? तो अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो क्या बताएंगे मेरे प्यारे कि अभिनव जयदेव जो है किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे विद्यापति को। विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को जो है एक और उपाधि मिली है, क्या? मैथिल मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल भी इन्हें कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे आप लोग। मैथिल कोकिल भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अन्य अगर इनकी उपाधियों की बात करें तो क्या क्या हो जाएंगी? मैथिल कोकिल के अलावा क्या कहते हैं इन्हें? तो इनकी अन्य उपाधि में जो है कवि शेखर कहते हैं। क्या कहते हैं? कवि शेखर भी इन्हें कहते हैं। कवि कंठाहार कहते हैं। कवि कंठाहार कहते हैं। कंठाहार कहते हैं। कवि कंठाहार कहते हैं। इन्हीं को अन्य नाम से क्या जानते हैं? तो बताएंगे खेलन कवि कहा जाता है। खेलन कवि भी इन्हें कहा जाता है। तो ये इनकी उपाधियां हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उपाधियां जरूर आप लोग याद रखिएगा। मैथिल कोकिल इन्हें किस रचना के आधार पर कहा गया? तो बताएंगे पदावली। पदावली रचना के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। ये पदावली जो रचना है इनकी, ये मैथिली भाषा में। किस भाषा में मेरे प्यारे? तो बताएंगे मैथिली भाषा में। ठीक है, मैथिली भाषा में है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं यह चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलें हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 78, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे? ये आपको बताना है कि पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे। क्या राम सिंह हैं, क्या धनपाल हैं, सबरपा हैं, या फिर स्वयंभू हैं? ये प्रश्न आपको बताना है, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है। तो क्या बताएंगे कि पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? तो आप बताइएगा पाहुड़ दोहा जो है ये राम सिंह की रचना है, अर्थात विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जहां पर व्याख्या लगेगा करने वाला है वहां हम आप जो है व्याख्या को देखेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। यहाँ पर कोई ऐसा विशेष नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 79, 79, आदिकालीन साहित्य में पाई जाने वाली शैलियां। तो आदिकालीन साहित्य में पाई जाने वाली शैलियां कौन कौन सी हैं? क्या प्रबंधात्मक शैली है, खंड काव्य शैली है, प्रबंध और मुक्तक दोनों है, या फिर सिर्फ मुक्तक है? तो यहाँ पर क्या बताएंगे, कौन सा यहाँ विकल्प सही होगा कि आदिकाल में कौन सी शैली है? आप लोग आदिकाल की प्रवृत्तियां पढ़िएगा तो वहां से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आदिकाल की प्रवृत्तियां, या फिर किसी दिन एक वीडियो इस पर भी लेकर आएंगे, आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या बताएंगे? तो बताएंगे आदिकाल का जो काव्य था, जो साहित्य था, वो प्रबंध और मुक्तक दोनों ही रूपों में रचा जा रहा था। प्रबंध में ही खंड काव्य भी आ जाएगा, महाकाव्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं। तो यहाँ हम लोग क्या बताएंगे, विकल्प हमारा 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रबंध और मुक्तक काव्य रहे थे। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग 80 ओर। प्रश्न संख्या 80, प्रश्न संख्या 80, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम किसने दिया, ये आपको बताना है। क्या राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल कहा है, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या फिर मित्र बंधुओं ने कहा है? तो जो हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड है, प्रथम, वैसे 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जो प्रथम कालखंड है उसे प्रारंभिक काल कहा जाता है, और उसी को आदिकाल नाम किसने दिया है, ये आपको बताना है। तो आप लोग बताएं किसने दिया है। तो क्या बताएंगे कि किसने कहा है, आदिकाल किसने कहा है बताओ? तो बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है।
आदिकाल किसने कहा है मेरे प्यारे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अन्य नामों को देखें तो राहुल सांकृत्यायन ने जो है, राहुल सांकृत्यायन ने जो हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड है आदिकाल या प्रारंभिक काल, उसे किस नाम से अभिहित किया है या पुकारा है? तो क्या बताएंगे? सिद्ध सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। क्या कहा है दोस्त? तो बताएंगे आप सिद्ध सामंत काल। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, तो इन्होंने क्या कहा है? तो क्या बताएंगे? इन्होंने क्या कहा है? वीर गाथा काल। क्या कहा है प्यारे? वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, ठीक है। और मिश्र बंधुओं ने इसे क्या कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है आरंभिक काल। क्या कहा है मिश्र बंधुओं ने? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है आरंभिक काल। तो इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी, उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। प्रश्न संख्या 81, और इस प्रश्न संख्या 81 में क्या पूछा गया? महापुराण के रचयिता, महापुराण के रचयिता कौन है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। क्या स्वयंभू हैं, क्या पुष्पदंत हैं, क्या अब्दुल रहमान है, या फिर जो इंदु हैं? तो महापुराण के रचयिता कौन है, ये प्रश्न आपको बताना है। तो क्या बताएंगे? तो क्या बताएंगे कि महापुराण के रचयिता जो हैं वो कौन है? पुष्पदंत हैं। और पुष्पदंत है, पुष्पदंत को किस नाम से जाना जाता है या इन्हें क्या उपाधि दी गई है? तो अपभ्रंश का, अपभ्रंश का भवभूत। क्या कहा गया है? अपभ्रंश का भवभूत। किसने कहा है? तो शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर जी ने कहा है, ठीक है। शिव सिंह सेंगर जी ने कहा है, ठीक है ना। क्लियर है। पुष्पदंत को ही जो है क्या कहा जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूत कहा जाता है। और इनको और अन्य किस उपाधि से नवाजा गया? तो क्या बताओगे? अपभ्रंश का, अपभ्रंश का वेद व्यास, अपभ्रंश का वेद व्यास, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। इन्होंने स्वयं को ही क्या कहा है? तो क्या कहा है? तो इन्होंने क्या कहा है? स्वयं को कहा है अभिमान, अभिमान मेरु, अभिमान मेरु, इन्होंने स्वयं को कहा है अभिमान मेरु। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? ये आप लोग प्रश्न जरूर बताएंगे। तो क्या बताएंगे? स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82, राउरवेल गद्य रचना के लेखक हैं। जो राउरवेल रचना है, इस रचना के लेखक कौन है? तो आप बताइए यहाँ पर, क्या राम सिंह होंगे, क्या देवसेन होंगे, रोड़ा होंगे, या फिर स्वयंभू हो जाएंगे? राउरवेल के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो कौन हो जाएंगे? तो क्या बताएंगे कि राउरवेल के रचनाकार कौन है? तो आप बताएंगे रोड़ा कवि है। कौन है? रोड़ा कवि, अर्थात विकल्प 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, रोड़ा कवि। अगर हम राउरवेल की बात करें तो राउरवेल के बारे में देख लीजिए, राउरवेल, ठीक है। राउरवेल के बारे में देखें तो यह जो है, सबसे पहले इसके रचना काल की बात करें तो 10वीं शताब्दी, ठीक है, 10वीं शताब्दी हो जाएगी। कवि का नाम पता ही चल गया किसने इसे रचा है। यह जो है शिलांकित कृति है, शिलांकित कृति है, ठीक है, शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति का मतलब क्या होता है? पत्थर पर लिखी हुई ये कृति है शिलांकित। प्रथम चंपू काव्य है, ठीक है। ये क्या है? प्रथम चंपू काव्य है, चंपू काव्य। ये चंपू काव्य है या प्रथम चंपू रचना किसे माना जाता है? तो बताएंगे राउरवेल, प्रथम चंपू रचना। चंपू मतलब क्या होता है? गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो प्रथम चंपू। और क्या बताएंगे कि इसी में प्रथम नक्सिक, हिंदी में जो है प्रथम, सर्वप्रथम नक्सिक का वर्णन, प्रथम
नखशिख, नखशिख का वर्णन, नखशिख का वर्णन मिलता है इसमें, ठीक है, वर्णन मिलता है। क्लियर है, यहां तक आप लोग इसे समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 83, चर्यापद किसका ग्रंथ है? चर्यापद किसका ग्रंथ है? क्या सरहपा का है, क्या लुइपा का है, कढ़ापा का है, या फिर शबरपा का है? तो चर्यापद जो ग्रंथ है ये किस कवि का ग्रंथ है, ये आपको बताना है किसका है। तो क्या बताएंगे आप लोग कि चर्यापद के रचनाकार कौन है मेरे दोस्त? तो क्या बताओगे कि चर्यापद जो रचना है ये सबरपा की है। किसकी है? सबरपा की रचना है, ठीक है। और इसका रचना काल अगर पूछा जाए, समय की बात करें तो समय क्या बताओगे? समय बताओगे 780 ईस्वी, या फिर आप कहोगे 8वीं शताब्दी, ठीक है। शबरपा जो है इनके गुरु का नाम अगर पूछा जाए आपसे, गुरु का नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो क्या बताओगे? सरहपा। क्या बताओगे? सरहपा, सरहपा या फिर सरहपाद कहा जाता है, ठीक है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, सबरपा की अन्य रचनाएं, अन्य रचनाएं, तो अन्य रचनाएं आप लोगों को पता होगा शायद, हाँ, तो क्या बताओगे? मुद्रा, वज्र, गीत। तो जो अन्य रचना में है इनकी एक रचना जो है मुद्रा वज्र गीत है, दूसरी क्या है? तो क्या बताओगे? वज्र योगिनी, वज्र योगिनी, वज्र योगिनी साधना, वज्र योगिनी साधना, ठीक है। तो ये इनकी एक रचना है, ठीक है ना। मुद्रा वज्र गीत है, वज्र योगिनी साधना है, ये रचना किसकी है? सबरपा की, और चर्यापद है, ठीक है। गुरु सरहपा हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? तो ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश काव्य जो है उसको क्या कहते हैं? क्या पिंगल साहित्य कहते हैं, क्या डिंगल साहित्य कहते हैं, या संध्या कहते हैं, या फिर ब्रज कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? तो इसमें क्या बताएंगे? कहेंगे कि इसे जो है पिंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंगल साहित्य कहते हैं। तो अपभ्रंश प्लस अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा, या फिर आपको दिया हो राजस्थानी, क्या? राजस्थानी प्लस ब्रजभाषा, ब्रज भाषा। क्लियर है ना। और डिंगल साहित्य जो होता है, डिंगल साहित्य क्या होता है? तो बताओगे राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश भाषा का मिश्रण जो होता है उसे डिंगल साहित्य कहते हैं। संध्या भाषा, संध्या भाषा ये किसके द्वारा थी? तो संध्या भाषा प्रयोग की जाती थी सिद्धों की भाषा। संध्या भाषा जो है वो सिद्धों की भाषा थी, संध्या भाषा, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 85, जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था, ये आपको बताना है। क्या महाराष्ट्र में सर्वाधिक था, गुजरात में था, आंध्र प्रदेश में था, या फिर राजस्थान में था? ये कहा था, ये बताना है। तो क्या बताएंगे कि जैन मत का जो सबसे ज्यादा भारत में प्रचार हुआ है वो गुजरात में हुआ था। विकल्प आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 86, और 86 में क्या कहा गया है? प्रश्न संख्या 86 में क्या कहा गया है? बीसल देव राशों में कुल कितने छंद हैं? आपको यह बताना है कि बीसल देव राशों में कुल कितने छंद हैं। तो क्या बताओगे?
140 छंद, 120 छंद, 124 या फिर 125 हैं। तो बीसल देव में कुल कितने छंद हैं क्या बताओगे? बताना है आपको। 125 छंद बीसल देव रासो। अब हम लोग चलिए बीसल देव रासो के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले आपसे इसका जो है रचनाकार पूछा जाए, रचनाकार कौन हो जाएगा? तो क्या बताओगे? नरपति नाल। कौन? नरपति नाल। तो इनके जो रचनाकार हैं नरपति नाल है। समय की बात करें रचना काल की बात करेंगे तो क्या बताओगे? 1155 ईस्वी की यह रचना है। अगर ये काव्य पूछा जाए तो ये कैसा काव्य है? तो बताओगे मुक्तक काव्य है। क्या है मेरे प्यारे? मुक्तक काव्य। ठीक है, यह जो है मुक्तक काव्य है। शैली अगर आपसे इसकी पूछी जाए, शैली पूछ ली जाए तो क्या बता दोगे? कहोगे पिंगल शैली में लिखा है। कैसी शैली है? तो बताना है आपको पिंगल शैली है। ठीक है, पिंगल शैली। इसका प्रधान रस पूछे, प्रधान रस, तो प्रधान रस क्या होगा? तो बताओगे श्रृंगार रस है। यह श्रृंगारिक रचना है और इसमें वियोग और संयोग दोनों ही श्रृंगार हैं इसमें। ठीक है, और चीजें आप देखिए। इसका नायक की बात करें, चलिए यहां देखते हैं नायक की बात करेंगे तो नायक इसका कौन था क्या बताएंगे? तो बताएंगे अजमेर के चौहान राजा बीसल देव। कौन? बीसल देव, या इन्हें ही क्या कहते हैं? विग्रह राज चतुर्थ। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? विग्रह राज चतुर्थ। तो यहाँ फोर्थ में लिखे दे रहा हूं, विग्रह राज चतुर्थ जो है इसके नायक हैं। नायिका की अगर बात करें, नायिका कौन? तो क्या बताओगे कि नायिका कौन? नायिका आप सब लोग जानते होंगे बीसल देव की, हैं? मालवा के जो है राजा भोज, मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री कौन थी भाई? क्या बताओगे? राजमती। कौन थी? राजमती थी। ठीक है, ये बात है। फिर इस रचना की जो प्रमुख विशेषता एक है, इसमें जो है प्रथम 12 मासा। हिंदी में प्रथम 12 मासा का वर्णन कहाँ मिलता है? तो यहाँ मिलता है प्रथम 12 मासा का वर्णन। किसमें? हिंदी में। और इसमें जो है 12 मासा का वर्णन जो होता है, और 12 मासा की शुरुआत कब से हुई है? तो क्या बताओगे? प्रथम महीना, पहला महीना, 12 मासा का पहला महीना है। किस महीने से शुरुआत मानी जाती है? तो बताओगे आषाढ़ महीने से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो ये बीसल देव रासो के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, यहां से प्रश्न बहुत ही बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? तो देखिए प्रश्न संख्या 87, मिश्र बंधु 3 भाइयों का संयुक्त नाम है। बिल्कुल सही है कि जो मिश्र बंधु हैं वो 3 भाइयों का संयुक्त रूप से नाम है। इनमें से कौन मिश्र बंधु में नहीं आता है? ये आपसे पूछा जाता है और इसे जरूर आप याद कीजिएगा कि कौन नहीं आता है। क्या श्याम बिहारी मिश्र नहीं आते? ब्रह्म बिहारी मिश्र नहीं? सुखदेव बिहारी मिश्र नहीं? या फिर गणेश बिहारी मिश्र नहीं? तो कौन जो है मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? तो इसमें कौन हो जाएंगे? तो आप बताएंगे कि ब्रह्म बिहारी मिश्र जो है मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है? ओके, चलिए प्रश्न संख्या 88, खुमान रासों में लगभग कितने छंद हैं? ये आपको बताना है कि खुमान रासों में लगभग कितने छंद वर्णित हैं। क्या 2000 हैं? क्या 4500 हैं? 5000 हैं? या फिर 1000 हैं? तो कितने छंदों का इसमें वर्णन किया गया है किसमें? खुमान रासों में। क्या बताओगे? तो बताइए कि खुमान रासों में लगभग 5000 छंदों का वर्णन है। 5000 छंद इसमें है, तो विकल्प आपका 3 सही हो जाएगा। खुमान रासों के रचनाकार पूछे जाएं
रचनाकार। खुमान रासों के रचनाकार पूछे जाए तो क्या बताओगे? तो बताओगे दलपत विजय। कौन है? दलपत विजय। खुमान यानी कि गुमान, गुमान किसे होगा? जिससे जो विजय प्राप्त करेगा उसी को तो गुमान होगा, गुमान से होगा खुमान। इसका समय की बात करें, अगर समय पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो बताइएगा नवीं शताब्दी। क्या बताओगे? समय की बात की जाए तो बताएंगे नवीं शताब्दी। इसकी भाषा अगर आपसे पूछ ली जाए, भाषा पूछा जाए, भाषा कौन सी है तो बताओ राजस्थानी भाषा। ठीक है, कौन है? राजस्थानी भाषा इसमें है। ठीक है ना, क्लियर है? इसमें वर्णन किसका है तो क्या बताओगे? बगदाद के खलीफा जो थे, बगदाद के खलीफा जो थे अलमामू, क्या थे? अलमामू थे। और वहीं चित्तौड़ के राजा जो है, चित्तौड़ के राजा रावल रावल खुमान थे। ठीक है, इनके मध्य हुए जो युद्ध जो इनके बीच में हुए थे उनका वर्णन किया गया है। बगदाद के खलीफा अलमामू और चित्तौड़ के राजा रावल खुमान के मध्य जो युद्ध हुए उनका वर्णन किया गया, और यहाँ 24 युद्धों का वर्णन किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 89, कण्हैपा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं? कण्हैपा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं, ये आपको प्रश्न बताना है। क्या 74 ग्रंथ लिखे हैं, 75, 80 या फिर 15? ये आप लोग बताइए। तो कितने ग्रंथ लिखे हैं दोस्त? तो क्या बताओगे? बताएंगे कि 74 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। किसने? कण्हैपा ने। कण्हैपा के अन्य अगर ग्रंथों की बात करें, अन्य रचनाएं, अन्य रचनाएं, चर्या, चर्य, विनिश्चय, चर्या, चर्य, विनिश्चय। ठीक है, एक तो ये रचना हो गई चर्या, चर्य, विनिश्चय। दूसरी क्या है? कण्हपाद, कण्हपाद गीतिका, कण्हपाद गीतिका। ये एक इनकी अन्य रचना है। ठीक है, किसके? कण्हैपा के। कण्हैपा के अगर आपसे गुरु पूछ लिए जाए, गुरु कौन थे तो क्या बताओगे? बताना है जालंधर पा, जालंधर पा। ठीक है, ये इनके गुरु थे। क्लियर है यहां तक? ठीक। प्रश्न संख्या 90, अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अवधूत मत जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? क्या नाथ संप्रदाय का है, बौद्ध संप्रदाय का है, सूफी संप्रदाय का है, या फिर सिद्ध संप्रदाय का है? अवधूत मत जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है, किसे कहा जाता है? तो क्या बताओगे? तो क्या बताएंगे दोस्त? तो बताएंगे ये जो है अवधूत मत जो है ये नाथों का ही पर्याय है। ठीक है, नाथों का पर्याय है। नाथों को और क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? कनफटा भी कहा जाता है, कनफटा भी इन्हें कहा जाता है। अगर इनके प्रथम नाथ की बात, नाथों की संख्या क्या बात करें? नाथों की संख्या, नाथों की संख्या कितनी? तो बताएंगे 9। कितनी? 9। प्रथम नाथ किसे माना जाता है? प्रथम नाथ, प्रथम नाथ किसे माना जाता है? तो क्या बताओगे? आदिनाथ। क्या? आदिनाथ, आदिनाथ, या इन्हीं को कहा जाता है शिव, शिव। ठीक है, नाथ पंथ के प्रवर्तक की बात करें, प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो क्या बताओगे? गोरख, गोरखनाथ, गोरखनाथ, गोरखनाथ। ठीक है, ये इतनी चीजें आप लोग याद रखें। गोरखनाथ के गुरु का नाम अगर पूछ दिया जाए तो क्या बताओगे? मच्छंदर नाथ या मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर जो है 91 है, और इस 91 प्रश्न में क्या कहा गया? कीर्ति पताका किस कवि की रचना है, ये आपको बताना है। कीर्ति पताका जो रचना है वो किसकी है? क्या जयदेव की है, क्या खुसरो की है, विद्यापति की है, या फिर जायसी की है? किसकी रचना है? आप लोग पढ़ चुके हैं, और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब आप लोगों ने सही दिया होगा। और फिर भी अगर नहीं तो देखें कि जो कीर्ति पताका रचना है वो विद्यापति की है। विकल्प 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यापति की अन्य रचना की बात करें, रचनाओं की बात करें, किसके? विद्यापति की ही
तो क्या बताएंगे, एक तो कीर्ति पताका हो गई, एक क्या हो गए तो बताएंगे कीर्ति लता, कीर्ति लता, ठीक है। और ये जो कीर्ति पताका और कीर्ति लता की जो भाषा है वो क्या है, अवहट्ट, अवहट्ट भाषा में लिखी हुई है, अवहट्ट भाषा में पूछा जाता है, ठीक है। अवहट्ट भाषा में लिखी हुई रचनाएं हैं कीर्ति पताका और कीर्ति लता, ठीक है। अन्य रचनाओं की बात करें तो रचनाओं की बात करेंगे तो इनकी एक रचना है पदावली, बहुत महत्वपूर्ण रचना है पदावली, जो कि इनकी जो है मैथिली भाषा में है। पदावली के अलावा इन्होंने क्या लिखा है, गंगा वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, ठीक है। लिखनावली, और क्या लिखी है इन्होंने, लिखनावली, ठीक है। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इनकी आप जो है हम लोग उपाधियां तो देख ही चुके हैं, है ना, उपाधियां हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 92, दो सुखने किस कवि की कृति है। दो सुखने जो कृति है ये किसकी है, क्या अमीर खुसरो की है, क्या विद्यापति की है, कुतुबन की है, या फिर जोइंदू की है। तो क्या बताओगे, दो सुखने जो कृति है वो किसकी है। इनको भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका जो है उत्तर बहुत ही बेहतर तरीके से दे पाएंगे। हाँ, नहीं तो भाई ये अमीर खुसरो की कृति है, अमीर खुसरो की कृति हम लोग पढ़ चुके हैं ना, दो सुखने, हाँ, हालात कन्हैया, खालिक बारी, नूस पहर, मुकरियां, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। हम लोगों ने अमीर खुसरो के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है। चलें आगे देखें। प्रश्न संख्या 93, जयचंद प्रकाश के रचयिता हैं। जयचंद प्रकाश के रचयिता कौन है, क्या मधुकर कवि हैं, क्या नरपति नाल हैं, नल्ल सिंह हैं, या फिर भट्ट केदार हैं। तो कौन हो जाएंगे, जयचंद प्रकाश किसकी रचना है। तो क्या बताओगे कि जयचंद प्रकाश जो रचना है मेरे दोस्त, तो ये जो है भट्ट केदार की रचना है, विकल्प 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और रचना जो है भ्रमित करती है, जय मयंक, जय मयंक जस चंद्रिका, जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, ये भी रचना बहुत भ्रमित करती है, और ये रचना किसकी है तो बताओगे मधुकर कवि, ठीक है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है, जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि की है। क्लियर है, याद रखेंगे। चल आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 94, सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था। ये आपको बताना है कि सितार और तबला का आविष्कार किसने किया है, क्या कुतुबन ने किया है, अमीर खुसरो, विद्यापति, या फिर चंद्र बरदाई, किसने किया है ये आप लोग बताएं। तो किसने किया है, तो यहाँ पर जो है कौन सा विकल्प होगा, विकल्प 2 सही होगा, अमीर खुसरो जी ने जो है सितार और तबला का आविष्कार किया है। चले आगे देखते हैं प्रश्न में। प्रश्न संख्या 95, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, ये आपको प्रश्न बताना है कि कौन इसके लेखक हो जाएंगे। तो आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, क्या श्याम सुंदर दास होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे, विनय मोहन शर्मा, या फिर गुलाब राय जी होंगे। कौन इसके रचनाकार हो जाएंगे, कौन इसके लेखक हो जाएंगे। तो क्या बताएंगे यहाँ पर बताएंगे हम लोग कि बाबू गुलाब राय है, और इन जो विकल्प होगा वो 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबू गुलाब राय, ठीक है। गुलाब राय की अन्य रचनाओं की बात करें अगर, अन्य रचनाओं की बात करें तो क्या बताएंगे, नवरस, एक इनकी रचना नवरस है। एक रचना इनकी कौन सी है, तो क्या बताएंगे, नाट्य विमर्श, क्या बताओगे, नाट्य विमर्श, ठीक है। और क्या बताओगे, अन्य रचना बताओगे काव्य के
काव्य के रूप। और क्या बताओगे? काव्य के रूप। अन्य रचना क्या है? भारतीय भारतीय संस्कृति संस्कृति की रूपरेखा की रूपरेखा, ये एक रचना है। और महत्वपूर्ण एक और रचना है, कौन है? तो क्या बताओगे? ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ठलुआ क्लब। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, है ना। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वो सारा मैं यहाँ पर डिफाइन करने का प्रयास कर रहा हूँ, व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसका अध्ययन कीजिएगा, और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग भी विद्वान, हमसे ज्यादा विद्वान है सभी लोग, और मैं आप लोगों को कुछ भी पढ़ा नहीं रहा हूँ, चीजें बस जो मुझे आता है वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। जिन भाई बहनों को नहीं पता है वो नोट कर लें, और जिनको पता है उनको लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अध्ययन करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 96। जह मन पवन ना संचरई रवि ससिनाह पवेत अवतहि वत चित विषम करूं सरेह कहिया उवेत। यह पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही जो पंक्तियां हैं ये आप लोगों से पूछी जाती हैं, तो पंक्तियां कर पाना इतना आसान भी नहीं होता है, फिर भी आप लोग महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं उन्हें याद करते रहिएगा। जहां मन पवन न संचरय रवि सतना पवेश अवतहि वट चित विषम करु सरेह कही उवेश। यह पंक्तियां किसकी हैं? क्या सबरपा की हैं, सरहपा की हैं, ज्वयंदु की हैं, या फिर शालिभद्र सूर्य की हैं? तो किसकी ये पंक्तियां हैं? तो क्या बताएंगे कि ये पंक्तियां जो हैं ये शालिभद्र सूर्य जी की। ठीक है, विकल्प 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, शालिभद्र सूर्य की है। शालिभद्र सूर्य की रचनाओं की बात करें तो इनकी जो है एक रचना जो है, कौन सी रचना है? आप जानते होंगे सभी लोग, भरतेश्वर भरतेश्वर बाहुबली बाहुबली भरतेश्वर बाहुबली राग। ठीक है, एक और अन्य रचना है, उसे कहते हैं बुद्धि राग। क्या कहते हैं? बुद्धि राग, ये याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेंगे शालिभद्र सूर्य के बारे में, गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें प्रथम कवि माना। हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, गुप्त के अनुसार, ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार जो है ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो है शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो बताएंगे गणपति चंद्र गुप्त, या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? शालिभद्र सूर्य को माना है। इन्होंने इन्हीं की रचना भरतेश्वर बाहुबली को हिंदी की प्रथम रचना भी माना है। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे गणपति चंद्र गुप्त की रचना हिंदी साहित्य इतिहास पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या बताएंगे? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में जो है ये चीजें इन्होंने कही। प्रश्न संख्या 97। गोरख बानी, ये क्या है? गोरख बानी किसका संकलन है? ये आपको बताना है कि गोरख बानी किसका संकलन है। क्या डॉक्टर नगेंद्र का है? क्या डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है? क्या गोरखनाथ का है? या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन हो जाएगा? इसका विकल्प क्या होगा ये आप लोग बताइए, क्या होगा? तो क्या बताएंगे यहाँ पर कि गोरख बानी जो है वो किसका है? तो बताएंगे पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी का है। विकल्प 2 सही होगा। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 98। योग सार के रचनाकार हैं। तो योग सार के रचनाकार कौन है? क्या राम सिंह हैं, जोइंदु हैं, स्वयंभू हैं, या फिर पुष्पदंत है? तो योग सार रचना के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो क्या बताएंगे कि जो है योग सार के रचनाकार जो होंगे वो जोइंदु होंगे। विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा, योग सार। इसके अलावा जो है जोइंदु की एक और रचना है, क्या उसको कहते हैं? परमात्म परमात्म प्रकाश। परमात्म प्रकाश, ये भी जो है जोइंदु की रचना है। ठीक है,
योग सार की अगर आपसे भाषा पूछ ली जाए, भाषा पूछी जाए तो क्या बताओगे? तो बताना है अपभ्रंश भाषा। योग सार की जो है भाषा कैसी है? तो अपभ्रंश भाषा हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और हम लोग धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रश्न संख्या 99, और ये हमारा दूसरा अंतिम प्रश्न है। ठीक है, दूसरा अंतिम प्रश्न है। हम लोगों ने यहाँ पर कुल 25 प्रश्नों को जो है किया है। तो देखें, हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है, ये आपको बताना है। क्या राहुल सांकृत्यायन जी की है? क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? क्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है? या फिर डॉक्टर नगेंद्र? हिंदी काव्य धारा ये रचना किसकी है? क्या बताओगे? तो यहाँ क्या हो जाएगा, विकल्प अपना जो हो जाएगा वो पहला विकल्प सही हो जाएगा। हिंदी काव्य धारा जो रचना है वो राहुल सांकृत्यायन की है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की है। इनके राहुल सांकृत्यायन के नाम की बात करें, इनका नाम अगर बात की जाए तो इनका नाम क्या था? तो बताओगे केदारनाथ, केदारनाथ पांडे, केदारनाथ पांडे। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता था? महापंडित। क्या कहा जाता है इन्हें? तो बताओगे महापंडित भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अगर अन्य बात की जाए तो क्या बताओगे? यात्रा साहित्य, इसी के बारे में जो है प्रश्न जो है राहुल सांकृत्यायन जी है, यात्रा साहित्य के, यात्रा साहित्य के जनक माने जाते हैं। कौन? अगर पूछा जाए यात्रा साहित्य के जनक कौन है तो क्या बताओगे? राहुल सांकृत्यायन। इनकी आत्मकथा पूछी जाती है, इनकी एक आत्मकथा पूछी जाती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी आत्मकथा। तो क्या बताओगे? कहोगे मेरी मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा। ये इनकी याद जो है आत्मकथा है, मेरी जीवन यात्रा। इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। क्या? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे? राहुल सांकृत्यायन को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, पुरस्कार पुरस्कार मिला है। और किस रचना के लिए मिला है? तो बताओगे मध्य मध्य एशिया, मध्य एशिया का, एशिया का, मध्य एशिया का इतिहास, इतिहास। और ये कब मिला है? तो क्या बताओगे? 1958, 1958 ईस्वी में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मध्य एशिया का इतिहास रचना के लिए। इनकी आत्मकथा जो है मेरी जीवन यात्रा है। उपनाम की बात करें तो महापंडित है, मूल नाम की बात करें तो केदारनाथ पांडे है। ठीक है, यात्रा साहित्य के जनक माने जाते हैं। क्लियर है? और बहुत सी इनकी रचनाएं हैं, तो देखिएगा राहुल सांकृत्यायन से बहुत ज्यादा प्रश्न आते रहते हैं। चलिए, और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 100। निम्नलिखित में कौन विषम संयोजन है? यहाँ आपको बताना है कि कौन जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नल सिंह रासो काव्य, मच्छंदर नाथ नाथ साहित्य से संबंधित है क्या? विद्यापति नीति काव्य के हैं, या फिर पहेलियां अमीर खुसरो की हैं? तो ये बताओ आप लोग। तो यहाँ कौन हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। जो विद्यापति है ये गलत लिखा हुआ है, विद्यापति नीति काव्य से संबंधित नहीं है। नीति काव्य वैसे तो कई लोगों ने लिखा है, जैसे भृतहरि हैं, रहीम है, तो किसी एक का नहीं। बाकी पहेलियां जो है अमीर खुसरो ने लिखी है। मच्छंदर नाथ जो है ये नाथ साहित्य से संबंधित है, और नल सिंह जो है ये किससे हैं? तो रासो साहित्य या रासो काव्य से संबंधित है। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण जो है 25 प्रश्नों को किया है, और अब हम लोगों ने हिंदी साहित्य के आदिकाल से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया है, उनकी विस्तृत व्याख्या को देखा है। जिन भाई बहनों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और व्याख्या आपको पूरी तरीके से, जिस तरीके से इस वीडियो में मिली है, ऐसे ही आपको सभी वीडियोज में व्याख्या मिल जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी शेयर आप पर डिपेंड करता है, सब्सक्राइब आप पर डिपेंड करता है। कि वैसे तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन फिर भी अगर जैसा आपका मन है, ठीक है, आप लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अध्ययन जरूर करते रहें। अगर हमारे साथ आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आप हमारे साथ भी अध्ययन कर सकते हैं। आपको इसी तरीके से वीडियोज बेहतर व्याख्या के साथ मिलती रहेंगी। क्लियर है ना? ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।